नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स। देखिए अभी यहाँ पे आपको ऑर्डर लिखा जाएगा, फिर उसी ऑर्डर को एक्सप्लेन किया जाएगा पूरे क्लास में। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है ग्वानिडीन। ग्वानिडीन का मतलब होता है नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और यहाँ पे ये दो बॉन्ड, इसको हम लोग ग्वानिडीन कहते हैं। ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में। इससे वीक होता है एमिडीन्स। एमिडीन्स में आपके पास कोई एक अल्काइल ग्रुप होगा, फिर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन और फिर नाइट्रोजन और ये दो H या फिर तो एक यहाँ है क्या ग्वानिडीन, उससे कम है एमिडीन्स। एमिडीन से कम होता है 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री अमोनिया, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। यह ऑर्डर होता है अल्काइल एमाइंस का। यह ऑर्डर होता है अल्काइल एमाइंस का, एक्सेप्ट मिथाइल एमाइन। मिथाइल एमाइन में अलग ऑर्डर होता है। उसके अलावा कोई भी एलिफेटिक एमाइन अगर आप लेंगे, कोई भी एलिफेटिक एमाइन अगर आप लेंगे तो उसका सबसे अच्छा बेस 2 डिग्री होता है, उससे कम 3 डिग्री होता है 1 डिग्री। अमोनिया से कम बेसिक होता है एनिलीन। एनिलीन रेजोनेंस की वजह से, और एनिलीन से वीक बेस होता है एमाइड्स। तो एनिलीन रहा आपके पास ऐसा NH2 और एमाइड्स आपके पास है R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2। तो ये एक आइडिया है आपके पास कि लेफ्ट से राइट की तरफ अगर आप चलेंगे तो आपको बेसिक नेचर डिक्रीज करता हुआ मिलेगा, ठीक है ना। बेसिक नेचर डिक्रीजेस। अब हम लोग आज के क्लास में इसी पूरे ऑर्डर को एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे कि आखिर इस पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो अप करने के पीछे का रीजन क्या है। क्यों हमारा 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री का ये ऑर्डर है, क्यों हमारा ग्वानिडीन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, क्यों एमाइड सबसे वीक बेस होता है, इन्हीं सब के बारे में डिस्कशन है। तो सबसे पहला हम लोगों के पास डिस्कशन है एलिफेटिक एमाइंस का। फॉर एलिफेटिक एमाइंस, एलिफेटिक एमाइंस आपको दो तरह के स्टेट में मिलेगा। सबसे पहला है इन गैसियस फॉर्म। गैसियस फॉर्म में आपके पास है R बॉन्ड N बॉन्ड R, फिर से R और नाइट्रोजन के ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर R बॉन्ड N बॉन्ड H और फिर से R नाइट्रोजन के ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर है R बॉन्ड N H एंड H और नाइट्रोजन के ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फिर है H बॉन्ड N बॉन्ड H एंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आप गैसियस स्टेट का बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दैट जो अभी आप पढ़ रहे हैं वो गैसियस स्टेट में ही काम आएगा। गैसियस स्टेट में हर अल्काइल ग्रुप अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ पुश करता है, जो इसका प्लस आई इफेक्ट है। इस वजह से यहाँ का नाइट्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली डोनेट करता है। सो 3 डिग्री एमाइन इज स्ट्रॉन्गेस्ट, उससे कम 2 डिग्री एमाइन, क्योंकि यहाँ दो अल्काइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन पुश करने का। उसके बाद है 1 डिग्री एमाइन और सबसे वीक होता है अमोनिया। जब हम लोग एलिफेटिक एमाइन का चर्चा करेंगे इन गैसेस स्टेट, जब हम लोग एलिफेटिक एमाइन का चर्चा करेंगे इन गैसेस स्टेट, तो याद रखना 3 डिग्री एमाइन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, दैट 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड अमोनिया। लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप्स बढ़ता है तो उसका बेसिक नेचर इंक्रीज करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप गैसेस स्टेट के अलावा बात करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन या फिर
और मीडियम इज नॉट मेंशन। जब मीडियम मेंशन ना हो तो ऐसे केस में हमेशा ध्यान रखना कि 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री अमोनिया, ये ऑर्डर चलेगा फॉर एनी एलिफेटिक एमाइन। कोई भी एलिफेटिक एमाइन के लिए यही ऑर्डर चलेगा। बट फॉर मिथाइल एमाइन, जब आप मिथाइल एमाइन का बात कीजिएगा, ये ऑर्डर होगा 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 3 डिग्री, और उसके बाद होगा अमोनिया। अगर हम लोगों के पास मिथाइल एमाइन है तो 2, 1, 3 का ऑर्डर है, और अगर हम लोगों के पास कोई भी दूसरा एमाइन है, कोई भी दूसरा एमाइन एक्वा सॉल्यूशन होना चाहिए, कोई भी दूसरा में, तो हमारा ऑर्डर होता है 231, 231, 231 का ऑर्डर चलता है। अब इन सब के पीछे का भी कुछ लॉजिक है, उसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। नोट करो यहाँ पे। चलिए, होता क्या है, फॉर एनी एलिफेटिक एमाइन, मान लो हम लोग एलिफेटिक एमाइन लिखते हैं तो उसमें 2-3 फैक्टर। सबसे पहला है इंडक्टिव इफेक्ट। आपको वो ऑर्डर होने का कारण हम समझा रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट पे जाइएगा ना, अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट पे जाइएगा तो इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप मौजूद होने की वजह से 3 डिग्री सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा। 3 डिग्री स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होना चाहिए। ये इंडक्टिव इफेक्ट का है, तो 3 डिग्री सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए और धीरे धीरे बेसिक नेचर घटना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इसके साथ एक और फैक्टर काम करता है, और वो है हम लोगों का सॉल्वेशन ऑफ आयन, ठीक है, इन वाटर, या फिर सॉल्वेशन लिख दिए तो वाटर लिखने का जरूरत नहीं है, आप समझिए। देखिए होता है, समझिएगा ध्यान से। ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर जब वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर H+ को देता है तो एक्चुअली इट फॉर्म्स केटायन एंड नाइट्रोजन इज पॉजिटिव। अब यहां पे इस पर्टिकुलर केटायन के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल H2O, H2O, H2O होगा, और हर एक वाटर मॉलिक्यूल इस केटायन के साथ सॉल्वेशन का बॉन्ड बनाना चाहता है, ठीक है ना। फॉर्म्ड केटायन will be solvated by H2O molecule, higher the solvation, more will be stability of cation, more will be basic nature. तो देख, जितना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ सॉल्वेट हो पाएगा, बॉन्ड बना पाएगा, याद रखना सॉल्वेशन उतना ज्यादा है, और सॉल्वेशन जितना ज्यादा होगा केटायन का स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। हम यहाँ 3 बॉन्ड क्लियर कर दे, 4 बॉन्ड, ये एक बॉन्ड है, ये दूसरा बॉन्ड है, ये तीसरा बॉन्ड है, और ये 4 बॉन्ड, बाकी सब है ना एक तरह का H बॉन्ड बनता है, इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। तो जितना ज्यादा मेरा केटायन सॉल्वेट होगा उतना ज्यादा उसका स्टेबिलिटी होगा।
अब यहां समझना कि सॉल्वेशन में कुछ फैक्टर है जो उसको रोकता है, और वो है इसके चारों तरफ का ग्रुप्स। एक तो हाइड्रोजन होगा, उसमें कोई शक नहीं, वो हाइड्रोजन दिया है तो आप एक, लेकिन बाकी तीन में क्या होगा? अगर बाकी तीन में तीन अलग अलग अल्काइल ग्रुप है तो वो इतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर देगा कि वाटर मॉलिक्यूल के सॉल्वेशन में डिफिकल्टी होगा। ठीक है, अगर हमारे पास ये कहा जाए कि R बॉन्ड N बॉन्ड R बॉन्ड H एंड नाइट्रोजन इज पॉजिटिव, तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस to water is higher, so solvation decreases। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SH2 वाटर मॉलिक्यूल, स्टेरिक हिंड्रेंस टू वाटर। और अगर सॉल्वेशन घटा देन बेसिक नेचर डिक्रीजेस, उसका बेसिक नेचर घटेगा। तो इस बेसिस पे अगर जाओ, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेशन अगर जाओ, सो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेशन अगर आप लीजिएगा तो जो हम लोग का 3 डिग्री है, जो हम लोग का 3 डिग्री है, वीकेस्ट बेस, ये सबसे वीक बेस होगा, वीकेस्ट बेस। ठीक है, तो अब देख इंडक्टिव इफेक्ट बोलता है कि 3 डिग्री वाला जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। जब हम लोग हवा में बात करेंगे, जब हम लोग है ना एयर में बात करेंगे, गैस फॉर्म में बात करेंगे, तो सॉल्वेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। तो उस हिसाब से हम लोग पढ़े ना, उस हिसाब से तो हम लोग पढ़े थे कि इंडक्टिव इफेक्ट के लिए 3 to 1 इज ऑर्डर। लिखा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि गैसेस स्टेट में बात करेंगे तो 3 डिग्री सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा, उससे वीक होगा 2 डिग्री, उससे वीक होगा 1 डिग्री। लेकिन जब आप एक्वस सॉल्यूशन में बात कीजिएगा तो यही अकेला फैक्टर नहीं है, ये भी है। तो जब आप सभी का रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, सो ऑन द बेसिस ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ ऑल पैरामीटर्स, याद रखना, फॉर एनी एलिफेटिक अमाइन, कोई भी एलिफेटिक अमाइन अगर है तो उसके लिए ऑर्डर होता है 2 3 1, फिर अमोनिया। और अगर इसमें मिथाइल अमाइन है तो ऑर्डर होता है 2 1 2 1 3 और फिर अमोनिया। आपको एकदम याद रखना, एकदम दिमाग बैठा लेना। हाँ, और एक लाइन, इन गैसियस स्टेट, इन गैसियस स्टेट सबसे 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1 और फिर अमोनिया। ठीक है, तो ये तुम्हारे स्टार्टिंग व्यू के बारे में है। हाँ, होता क्या है सॉल्वेशन, जब हम लिखेंगे कि SH2 वाटर तो उसका मतलब समझना स्टेरिक हिंड्रेंस टू वाटर। स्टेरिक हिंड्रेंस टू वाटर जितना कम होगा बेसिक नेचर उतना ज्यादा होगा, मतलब अल्काइल ग्रुप्स कम होना चाहिए। नोट करो यहां तक, फिर आगे आप ऑर्डर देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल देखें, मान लीजिए आपके पास ये 3 साइट है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 है। अब इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके पास भी है इलेक्ट्रॉन पेयर, इसके पास भी है। ये A है, ये मान लो B है और ये C है। बताओ तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा नाइट्रोजन? कौन? C। क्यों? C क्यों स्ट्रॉन्ग बेस है? बताओ, कारण बोलेगा ना।
क्या बोले? हाँ, मतलब इतना पढ़ाया हुआ भी चीज बेकार हो गया। कहीं भी लिखा हुआ है क्या कि ये गैसेस फेज में है? नहीं। तो हम आपको एक ही चीज बताएं कि अगर मेंशन नहीं है मीडियम तो गैसेस फेज नहीं लेना है। ध्यान रखना कि ये 3 डिग्री अमाइन है, ये 1 डिग्री अमाइन है और ये 2 डिग्री अमाइन है। तो अगर ये गैसेस फेज नहीं है तो हमारा बेसिक साइड सबसे ज्यादा A है, उससे कम C है और सबसे कम B है। क्या ये समझा? 2 3 1 है ये। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? ठीक है ना? सोच सोच के देखो। जैसे अब देखो, इसमें बोला गया चलो जी बेसिक नेचर के बेसिस पे सजाओ। चलो हम लोग इसको नाम दे देते हैं, ए दे दिए, इसको बी दे दिए, इसको सी दे दिए, सी नाम है, और ये डी है। बोलेंगे चलो भाई सबको बेसिक नेचर के बेसिस पे सजाओ। तो जरा बात कर, ये 3 डिग्री है क्या? ये 2 डिग्री है ना, ये 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। अब एक बात तो तय है कि 2 डिग्री सबसे ज्यादा होगा, केबी में ये बी सबसे ज्यादा होगा, उससे कम सी होगा, मतलब 2 डिग्री 3 डिग्री। अब 1 डिग्री में जरा गौर करना, ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर जहां है वहीं रहेगा, लेकिन इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डीलोकलाइज हो सकता है। क्या समझा? यस सर। तो डीलोकलाइजेशन होने की वजह से इसका बेसिक नेचर बढ़ा कि घट गया? घट गया। तो डी सबसे वीक और बाकी सब ये ऑर्डर है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये दोनों 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री प्लस डीलोकलाइजेशन है, इसलिए कम। ठीक है जी। अभी और आगे देखिए, if there is delocalization of electron pair of nitrogen, its basic nature decreases, उसका बेसिक नेचर घटता है। कभी भी अगर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा, याद रखना उसका बेसिक नेचर डिक्रीज करता है। जैसे एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल तो यहीं पे। अब देखो CH3 बॉन्ड N बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड NCH फिर CH2 फिर है N के साथ H और यहाँ पे CH3। अब तुम्हारे पास है एक साइड A है, एक साइड मान ले ये B है और ये मान ले C। ऐसा। अब तुमसे बोला गया थोड़ा इसमें और भी हम लोग ट्विस्ट कर सकते हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं बन पाया, चलिए कोई बात नहीं। आप जरा गौर कीजिए, जो B वाला है क्या वो 3 डिग्री कैटेगरी में है? ये C वाला जो है हम लोग का 2 डिग्री कैटेगरी में है और ये 2 डिग्री है ना, लेकिन डीलोकलाइजेशन है ना। क्या आप समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो 2 डिग्री में ये 2 डिग्री ज्यादा मतलब C ज्यादा। अब बोलो सोच के कि अगला 2 डिग्री का बारी आएगा कि 3 डिग्री का बारी आएगा? 3 डिग्री। वेरी गुड, 3 डिग्री। और उसके बाद फिर है ना 2 डिग्री फिर आएगा। मतलब ये है कि ये जो हम लोगों का C है वो एक्चुअली 2 डिग्री है
उसके बाद ये 3 डिग्री है, और अगला जो है वो 2 डिग्री प्लस डीलोकलाइजेशन है। डीलोकलाइजेशन हमेशा बेसिक नेचर को बहुत ज्यादा घटा देता है। डीलोकलाइजेशन हमेशा बेसिक नेचर को बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देता है। तो इवन वो 3 डिग्री से कम हो गया तो बेसिक नेचर, ठीक है ना। स्टार्टिंग कहीं कोई दिक्कत समझने में? 1 डिग्री जाएगा उससे भी कम करवा देगा। नहीं, 1 डिग्री से कम नहीं होगा। हाँ, 1 डिग्री से भी कम हो जाएगा, सही बोला, 1 डिग्री से भी कम हो जाएगा। डीलोकलाइजेशन वो अमोनिया वाला चलता है, जैसे हम लोग एनिलीन में पढ़ते हैं ना, एनिलीन वैसा चलने लगता है, ठीक है। बस अमोनिया से नीचे नहीं होगा, बस अमोनिया से नीचे नहीं होगा 1 डिग्री तक। नोट करो फटाफट। ऑफ नाइट्रोजन, हमेशा ध्यान रखना नाइट्रोजन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है दैट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपैरिजन टू नाइट्रोजन व्हिच इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कंपैरिजन टू नाइट्रोजन व्हिच इज sp हाइब्रिडाइज्ड। जो जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जो जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो उतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। जो जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। मतलब ये है कि ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो easiest to donate electron pair, so easiest to donate electron pair, so easiest to donate electron pair। और यहीं पे sp3 वाले केस में तुमको 3 2 3 1 ऑर्डर फॉलो करना है। और फिर देख यहां पे easiest to electron pair डोनेशन है तो मोर बेसिक है ना, समझ में आ रहा है क्या? आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कोई भी ऐसा नाइट्रोजन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है वो ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो उसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा कंपैरिजन टू नाइट्रोजन व्हिच इज sp2 और नाइट्रोजन व्हिच इज sp हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, क्या कहना चाह रहे सर थोड़ा बता दीजिए। चलिए देखिए जरा मॉलिक्यूल को ध्यान से देखिए और समझिए। ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक तरह से क्राफ्ट कर दिया गया ताकि सब चीज समझाया जा सके। जरा गौर करना, सपोज हम लोग इसको A कह दिए, ये B हो गया, यहाँ C है, C मतलब ये C, ये D है और ये E है। तुमको हर नाइट्रोजन को उसके बेसिक नेचर के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। तुमको हर नाइट्रोजन को बेसिक नेचर के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। बोले सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन? सबसे स्ट्रॉन्ग बेस D। कार्बन, क्या ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? क्या ये sp हाइब्रिडाइज्ड है? क्या ये sp3 है? ये भी sp3 है, ये भी sp3 है। तो तय रखना कि ये sp3 वाला ज्यादा होगा क्योंकि इसका बेसिक नेचर कम है, मोर बेसिक है, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मोर बेसिक है। क्या आपको ये लाइन समझ में आ रहा है? बोलो जी हाँ ना बोलो। हाँ देखो E, D और B सबसे ज्यादा होगा ही। अब A और C में सोचो। अब ये देखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp हाइब्रिडाइज्ड। जो देखो जो हम लोगों का sp हाइब्रिडाइज्ड है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है लेकिन बेसिक नेचर कम है, लीस्ट बेसिक, एंड दिस वन इज मोस्ट बेसिक। तो सबसे कम बेसिक C, C से ज्यादा कौन? A। अब A के बाद ये है हम लोगों का sp3 और 3 डिग्री,
ये है sp3 और 2 डिग्री और ये sp3 और 1 डिग्री। क्या इसके बाद 1 डिग्री का बारी आएगा और 1 डिग्री के बाद 3 डिग्री आएगा और 3 डिग्री के बाद d मतलब 2 डिग्री आएगा। समझ में आ रहा जी? क्या सबको समझ में आई है ऑर्डर? Yes, sir. So this is most basic site. Most basic site ये रहा and this is least basic site. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे आपको ऐसे सोचना है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे मान ले CH3 है। अब हम लोग नाम लिख दें, इसको A मान लो, ये B है, ये मान लो C है और ये D है। बोला ये चल भाई सबका बेसिक नेचर का ऑर्डर चेक कर। नाम लिखने को दे। क्या ये sp3 और 3 डिग्री है? क्या ये sp3 और 2 डिग्री है? क्या ये sp2 है? क्या ये 1 डिग्री और डिलोकलाइजेशन है ना? डिलोकलाइजेशन क्या बोलता, समझ में आया? तो बताओ सबसे लीस्ट बेसिक कौन है यहाँ पर? डिलोकलाइजेशन वाला, मतलब बी वाला। डिलोकलाइजेशन लीस्ट बेसिक। अब उसके बाद मोस्ट बेसिक कौन है? डी, मोस्ट बेसिक। मोस्ट बेसिक। अब जरा सोच के बताओ, यहाँ पे sp2 है और ये sp3 है, तो इससे कम तो यही होगा ना? तो सबसे ज्यादा D, उससे कम A, A के बाद C और सबसे कम B। दिस इज बेसिक नेचर KB। क्या आपको समझ में आ रहा है ये सब? Yes, sir. नोट कीजिए फटाक से। अब इसके बाद चलेंगे एनिलीन में। नहीं ये नहीं, बेसिक नेचर ऑफ एनिलीन। एनिलीन में नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो एक्चुअली डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है। पेयर इधर आएगा, फिर ये इधर चला जाएगा, फिर ये इधर आएगा, फिर ये इधर आएगा। तो ड्यू टू रेजोनेंस aniline is weaker base. Aniline is weaker base than aliphatic amines. एलिफेटिक एमाइंस और इवन अमोनिया से भी है ना, ये वीक बेस होता है। ठीक है, चलो पता चल गया कि अगर हम तुमसे ये पूछे, जैसे एक एग्जांपल देख लो, अगर हम तुमसे ये कह दें कि देखो जी हम लोग के पास एक मॉलिक्यूल है इस तरह का, लाइक दैट अरेंजमेंट। तो जरा गौर करना हर जगह, ये हम लोग का 1 डिग्री है, sp3 भी है, ये हम लोग का sp3 भी है और 3 डिग्री है, ये हम लोग का sp3 भी है और साथ में 2 डिग्री भी है, और ये हम लोग का एनिलीन का साइट है, एनिलीन का साइट।
एनिलीन का साइड का मतलब हो गया कि नाइट्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइजेशन में यूज करेगा। तो अगर हम इसको ए कह दें, इसको मान लो बी कह दें, ये सी है और ये डी है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक साइड कौन? डी, मोस्ट बेसिक। और सबसे वीकेस्ट साइड कौन? वीकेस्ट। ठीक है, तो ऑर्डर हो गया हम लोगों का, ऑर्डर हो गया हम लोगों का ए सबसे कम, उससे ज्यादा बी, उससे ज्यादा सी और सबसे ज्यादा डी। क्या सही है? यस सर। अब देखो आगे एनिलीन के अंदर क्या होता है। कभी भी अगर हम लोगों के पास एनिलीन है और इस एनिलीन के साथ जुड़ा है कोई भी एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये तो और भी इलेक्ट्रॉन नीचे खींच लेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचने की वजह से बेसिक नेचर डिक्रीजेस। मतलब कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रिंग के साथ मौजूद है तो बेसिक नेचर और घट जाएगा, जबकि अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद है तो बेसिक नेचर इंक्रीज कर जाएगा। बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद है, और बेसिक नेचर डिक्रीज करेगा अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मौजूद है। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है, नाम है SIR। क्या लास्ट में पढ़े थे आप? यस सर। That term is called ortho effect. Ortho effect. अगर मेरे पास नाइट्रोजन ऐसा है और ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप है, तो आपको याद है ये लास्ट स्टेप पढ़े थे आप SIR। SIR की वजह से, ठीक है ना, ड्यू टू SIR this group comes out the plane, resonance decreases, basic nature increases, यहाँ थोड़ा समझ गया। अगर हम लोगों के पास ऐसा कोई ग्रुप है तो ऑर्थो पोजीशन पे चाहे कैसा भी ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन पुश करने वाला हो या इलेक्ट्रॉन खींचने वाला हो, दोनों केस में बेसिक नेचर बढ़ता है। ठीक है ना? सो G may be electron withdrawing group, electron donating group, but basic nature increases। जी कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन दोने वाला भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला भी हो सकता है, लेकिन बेसिक नेचर बढ़ेगा। क्या ये सारा कहानी हम अमोनिया के लिए या एनिलीन के लिए बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आपको एनिलीन का याद है, अगर आपको एनिलीन का कॉन्सेप्ट याद है तो एनिलीन में NH2 है, NH2 SIR शो नहीं करता। क्या लास्ट कॉपी पे लिखे थे? नहीं समझा? देख, दो ग्रुप NH2 और OH, याद रखना, does not shows or feel SIR। मतलब आप ये जो लाइन यहां पढ़े हैं इधर ना, वो यहां नहीं लगा सकते, एनिलीन में नहीं लगा सकते, क्योंकि वो SIR शो करता ही नहीं है, फील ही नहीं करता है। मतलब क्या बोल रहे हैं जरा देखो, समझो, देखो जरा ध्यान से समझो। ये एनिलीन के साथ CH3 इलेक्ट्रॉन डोनर, ये एनिलीन के साथ NO2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने वाला, ये एनिलीन के साथ CH3, और ये एनिलीन के साथ यहाँ पे NO2। बोलो
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बोलो किस केस में ऑर्थो इफेक्ट होगा? किस केस में ऑर्थो इफेक्ट होगा? सुनाई नहीं दिया? सुनाई नहीं दिया कस के? एक्चुअली किसी केस में ऑर्थो इफेक्ट नहीं होगा। बोले तो एसआईआर है ना, ये ग्रुप सो ही नहीं करता ना फील करता है। आपको लग रहा होगा कि सर देखिए ऑर्थो पोजीशन पे CH3 है, नाइट्रो है, आप ही तो बोले ऑर्थो पे रहता है, हम तो बोले भाई ऑर्थो पे रहता है, लेकिन यहां नहीं देख रहे हैं आप कौन है। नहीं समझे जी? ठीक है, तो इसमें ऑर्थो इफेक्ट नहीं है, हम अभी दिखाएंगे ऑर्थो इफेक्ट का। अब तो इसको सिंपल क्वेश्चन से बना लो, ऐसे बना लो। देखो ये क्या है, तो ये प्लस हाइपर कंजुगेशन है, मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, सही ना? ये क्या है, -m है, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। फिर ये क्या है, +I है, और ये क्या है, -I। तो जहां जहां इलेक्ट्रॉन खींचा गया उसका बेसिक नेचर कम, और जहां जहां इलेक्ट्रॉन दिया गया उसका बेसिक नेचर ज्यादा। मतलब 2 और 5 ज्यादा होगा, और 3 और 5 सॉरी 2 और 4 ज्यादा होगा, और 3 और 5 सबसे कम होगा। लेकिन 2 और 4 में ज्यादा कौन होगा? 2। उससे कम कौन होगा? 4। उससे कम कौन होगा? 1। उससे कम कौन होगा? 5। और सबसे कम होगा 3। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आप सभी को समझ में आया ये? इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट बात, नो SIR, नो ऑर्थो इफेक्ट। SIR नहीं, ऑर्थो इफेक्ट नहीं, क्योंकि NH2 ऐसा काम करता नहीं। ठीक है, अब इसका भी हम दिखाएंगे अभी, नोट करो यहाँ तक। देखो जैसे एग्जांपल, अपना दिमाग दौड़ाते रहे, कहाँ क्या होगा अपना दिमाग सोचो। तुम्हारे पास 7 मॉलिक्यूल्स ड्रॉ किया गया है, 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऑब्वियसली 5 रहा, 6 रहा और 7 है। 5 6 एंड 7 क्लियर? तुमको डिसीजन लेना है कि इसमें बेसिक नेचर का ऑर्डर डिसाइड करना है। तो सबसे पहले काम क्या है ना कि सब में ऊपर वाला ग्रुप सेम है, सबका अपना अपना ग्रुप का रोल लिखो। क्या ये ऑर्थो इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन शो करेगा? यहाँ वही चीज 2 ग्रुप शो करेगा, ऑर्थो इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन इधर से भी, और ऑर्थो इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन इधर से भी। यहाँ पे क्या +I होगा? क्या यहाँ पे प्लस हाइपर कंजुगेशन होगा?
यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट और माइनस एम होगा, क्या यहाँ पे माइनस आई होगा, क्या यहाँ पे माइनस एम होगा, समझ में आया क्या? तो ये मेरे ग्रुप्स का रोल। अब बता सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन? वेरी गुड, सेकेंड सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, कारण सबसे ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट है, ठीक है। उससे कम कौन? कौन? 1, ये भी बिल्कुल सही। उससे कम कौन? 1 के बाद कौन? 1 से कम कौन? सुनाई नहीं दिया, कैसे बोलो? 5 ऑर्थो इफेक्ट है। भले इसमें इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है लेकिन ऑर्थो इफेक्ट है, इसलिए बेसिक नेचर बढ़ेगा। यही हम यहाँ लिखे थे, बात समझे? जिनका डाउट था कि ठीक है यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप है लेकिन ऑर्थो इफेक्ट है तो बेसिक नेचर बढ़ेगा। क्लियर है? हो गया। अब इसके बाद बोलो कौन? 5 से कम कौन? बोलो बोलो। वेरी गुड, 4 में हाइपर कंजुगेशन है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। 4 से कम कौन? 3, वेरी गुड। 3 से कम कौन? 3 से कम 6 और सबसे कम कौन हो गया भाई? 7, एकदम सही। दिस इज ऑल अबाउट केवी ऑर्डर, ठीक है। तो आपके पास ऑर्थो इफेक्ट है। अब थोड़ा हम देखते हैं कि दिमाग खुला है या नहीं है, कहीं आप रट तो नहीं रहे हैं, आपको समझना होता है चीज। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। NH2 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 यहाँ पे मौजूद है नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे मौजूद है नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। और यहाँ मौजूद है नाइट्रो ग्रुप, CH3 और CH3 भी मौजूद। 1 2 3 बोलो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन? 3 क्यों? बिल्कुल सही, 3 में ऑर्थो इफेक्ट होगा लेकिन किसके लिए होगा? यहां पे होगा SIR ऑफ बॉन्ड NO2, सो -m इफेक्ट ऑफ बॉन्ड NO2 डिक्रीजेस। तो इलेक्ट्रॉन खींचने का एबिलिटी NO2 का सबसे कम 3 में है, इसलिए 3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। उससे कम कौन? 1 या 2? बोलो भाई, 1 या 2? देख 1 में जो आयन बनेगा ना वो थोड़ा सा इसके साथ अगर डिलोकलाइज मतलब उस तरह का बॉन्डिंग में भी इन्वॉल्व होगा तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए 1 और सबसे कम कौन? 2। दिस इज केवी ऑर्डर, ठीक है। तो एनिलीन से रिलेटेड डिस्कशन का ये पोर्शन था, नोट करो। अब इसके बाद और आगे है, देख दो, वो है, खत्म करेंगे।